बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट बेसिकली अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के बारे में। और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आपने देखा कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी की लीनियर मोशन को तब्दील करता है एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, है ना। तो सीधी बात है कि अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर चलना चाहती है सो इट नीड्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की क्या खासियत है कि ये एक्ट करता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब भी पार्टिकल पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आएगा तभी सर्कुलर ट्रैक पर जा सकता है। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा तो पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको याद दिलाते हैं कि अगर ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, इस पर एक पार्टिकल जा रहा है, लेट मी सपोज ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये पार्टिकल है जो कि जा रहा है सर्कुलर ट्रैक पर। तो इस पार्टिकल को सर्कुलर ट्रैक पर घूमने के लिए चाहिए सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। तो उसके लिए आपने पिछले लेक्चर में एक्सप्रेशन निकाली। तो कितना सेंट्रिफ्यूगल फोर्स चाहिए इसको, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आपको देख भी सकते हैं या आपने देखा होगा वो लेक्चर, ठीक है। where m इज मास ऑफ द पार्टिकल जो कि जाना चाहता है सर्कुलर ट्रैक पर, v इज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक जिस पर ये जाना चाहता है। ठीक है, तो श्योरली कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर जाना चाहता है, ठीक है ना, तो उसको चाहिए सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। वो कहां से वो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लाएगा वो दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जब ही होगा तभी वो जा सकता है किसमें, सर्कुलर ट्रैक पर। नहीं मिलेगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स तो नहीं जा सकता सर्कुलर ट्रैक पर, लीनियर मोशन में जाएगा इस लाइक दैट। तो इसी हिसाब से हमारे को यहाँ पूछा गया है कि साइकिलिस्ट बेंड क्यों करता है व्हाइल नेगोशिएटिंग कर्व। मान लेते हैं कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व है जिस पर एक साइकिलिस्ट जाना चाहता है। ये तो कर्व क्या होता है, सर्कल का हिस्सा, इसका मतलब ये भी सर्कुलर ट्रैक है। तो ये जो कर्व है बिल्कुल ऐसे कर्व है। तो अगर आप भी इस कर्व पर, इसका मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि ये मैं साइकिल का अगला टायर दिखाता हूं, है ना, फ्रंट टायर दिखाता हूं साइकिल का। तो जब आप ऐसा मान लीजिए कि साइकिल जो है ये बोर्ड से निकलता है और बोर्ड से निकलने के बाद लेफ्ट की जानिब इसको टर्न करना है, ऐसे कर्व है, ऐसे है। अगर ये इस कर्व पर जाएगा ना तो इस कर्व का सेंटर कहां होगा, यहां होगा ना, वो मैंने यहां दिखाई दिया। कर्व ऐसे है जिस पर साइकिलिस्ट आ रहा है ना, तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा इस कर्व का, क्योंकि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है रेडियस से, इस रेडियस से एक्ट करता है सर्कल के एंड टुवर्ड्स द सेंटर। आप याद रखिए सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कहां की जानिब होना चाहिए आपके साइकिल पर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए साइकिलिस्ट इस बोर्ड से निकल के आ रहा है और निकलने के बाद लेफ्ट की जानिब इसको कर्व नेगोशिएट करनी है, ऐसे कर्व। तो जब ऐसे कर्व नेगोशिएट करनी है तो साइकिलिस्ट क्या करता है, जब कर्व पर चलता है तो क्या स्ट्रेट रहता है, नहीं ना। आपने भी साइकिल चलाया होगा या स्कूटर, टू व्हीलर, तो जब आप ऐसे कर्व को नेगोशिएट करते हैं तो आप स्ट्रेट होने के बजाय अपने आप को बेंड करते हैं ना। तो ये हर कोई फिजिकल जानता है, नहीं जानता है, जब भी वो साइकिल पर होगा, स्कूटर पर होगा, तो डेफिनेटली अगर वो कर्व को नेगोशिएट करता है तो कर्व पर पहुंचते, ठीक है ना, जब वो कर्व को नेगोशिएट करता है तो अपने आप को बेंड करता है। तो हमें इसका रीजन देना है कि साइकिलिस्ट क्यों बेंड करता है अपने आप को व्हाइल नेगोशिएटिंग के कर्व। तो इस चीज का और दूसरे कुछ क्वेश्चन जो है इनका आंसर आपको इसी में मिलेगा। अच्छा, तो फिलहाल हम क्या मानते हैं कि ये साइकिलिस्ट जो है, ये मैंने अगला टायर दिखा दिया, ठीक है, ये एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। तो आप मुझे बताएंगे अगर साइकिल जो है इसको कर्व नेगोशिएट नहीं करनी है, अगर स्ट्रेट लाइन है, बोर्ड से निकल के आ रहा है साइकिल और आगे भी स्ट्रेट रास्ता है, क्या ये अपने आप को बेंड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, फिर ऐसे ही चलेगा। अच्छा मुझे बताइए अगर ये अपने आप को बेंड नहीं करता है, मान लेते हैं पहले स्ट्रेट रोड पर जाता है, तो ये साइकिलिस्ट जो है, साइकिल प्लस साइकिलिस्ट, ये एक ही बॉडी मानी जाएगी, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनाता है इस वर्टिकल के साथ, अगर ये बेंड नहीं करेगा, जीरो बनाता है ना, क्योंकि वर्टिकल के पैरेलल जा रहा है ना, तो वर्टिकल के साथ ही जीरो बनाता है। तो ये वाई एक्सिस अपनी जगह है। तो अगर आप साइकिलिस्ट बेंड करता है, देखिए जब साइकिलिस्ट ऐसे बेंड करेगा तो ये इस वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाता है, इट गेट्स बेंडेड बाय सम एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। वही एंगल में यहां दिखा रहा हूं। मैं मानता हूं साइकिलिस्ट निकल रहा है बोर्ड से और टुवर्ड्स लेफ्ट कर्व को नेगोशिएट कर रहा है, ऐसे। सो दैट इज जब ये बेंड करेगा तो वर्टिकल से बाय सर्टेन एंगल बेंड करेगा, ऐसे, है ना। तो वही एंगल मैंने यहां दिखा दिया, साइकिल के टायर और इस वर्टिकल के बीच में जो ये एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बेंड। सो एंगल ऑफ बेंड is the angle by which the cyclist gets bended from the vertical। तो वर्टिकल से साइकिलिस्ट अपने आप को किस एंगल से बेंड करता है, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ बेंड। और डेफिनेटली इसको बेंड करना पड़ेगा। हालांकि मैंने कहा प्रैक्टिकली आप इसे भी लोग जानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई फिजिक्स नहीं भी जानता है, जब वो कर्व को नेगोशिएट करता है तो बेंड करेगा। लेकिन आज हम रीजन देखेंगे कि इसको क्यों बेंड करना पड़ता है। अगर ये बेंड नहीं करेगा, क्या ये सेफली कर्व को नेगोशिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर कुछ पैरामीटर्स हम ये क्या बोलते हैं, कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे
मैं m मानता हूं मास किसका, किसको सर्कुलर ट्रैक पर जाना है, साइकिल। लेकिन अकेला साइकिल तो नहीं है ना, साइकिल पर साइकिलिस्ट है, तो इसलिए साइकिल प्लस साइकिलिस्ट ये एक ही बॉडी मानेंगे हम, और इसका ज्वाइंट मास मानेंगे m। सो m जो है मास ऑफ साइकिल प्लस साइकिलिस्ट, यानी इस सिस्टम का मास, जस्ट लाइक दैट है। इसके बाद v मानेंगे स्पीड, इन्हें ये साइकिलिस्ट किसी स्पीड से जाएगा ना सर्कुलर ट्रैक पर, तो किस स्पीड से जाता है, लेट मी सपोज v। सो v जो है इट इज स्पीड ऑफ दिस सिस्टम, सिस्टम पर मतलब साइकिल प्लस साइकिलिस्ट। फिर r जो है ये रेडियस है उस सर्कुलर ट्रैक का जिस पर आपका साइकिलिस्ट जा रहा है ना। तो मान लेते हैं कि साइकिलिस्ट इस ट्रैक पर जा रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है? जहां पर इसका कहीं सेंटर होगा तो डेफिनेटली ये इसका रेडियस है। तो जिस ट्रैक पर साइकिलिस्ट जा रहा है या स्कूटर से जा रहा है तो वहां पर उस ट्रैक पर क्या होगा, उसका कुछ रेडियस होगा। तो r मैं मानता हूं रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक, रेडियस ऑफ ट्रैक, ओके। अच्छा, फिर थीटा मैं मानता हूं, अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया, थीटा जो है इट इज एंगल ऑफ बेंड। तो व्हाट इज एंगल ऑफ बेंड? एंगल ऑफ बेंड वो एंगल होता है जिस एंगल से साइकिलिस्ट अपने आप को बेंड करता है। किसे बेंड करता है? वर्टिकल से। वर्टिकल से साइकिलिस्ट अपने आप को किस एंगल से बेंड करेगा, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ बेंड ऑफ द साइकिलिस्ट और द स्कूटरिस्ट, ठीक है ना। सो इट इज एंगल ऑफ बेंड, एंगल ऑफ बेंड। अब मसला है कि ये जो आपका साइकिल प्लस साइकिलिस्ट, ये जो आपका सिस्टम है, जब आप जाते हैं करो पर, करो कैसे है, जब आप उसका सेंटर कहाँ की जाने में है, लेफ्ट की जाने, राइट की जाने में हो सकता है। हमें एग्जांपल लेते हैं कि साइकिलिस्ट बोर्ड से निकलता है, जब ये बोर्ड से निकला तो फिर लेफ्ट को टर्न करता है ऐसे। तो जिस करो पर ये जा रहा है, जिस सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है, उसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करना चाहिए, इसी जाने यहाँ कितना m स्क्वायर में वही आपने देखा। तो वो कहाँ से आता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स? इसको कौन देगा ये सेंट्रिपिटल फोर्स साइकिलिस्ट को? जो यहाँ कहीं एक्ट करेगा, इस जानिब को एक्ट करना चाहिए। मैं सही बात बता रहा हूँ ना, सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ कहीं एक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस कर्व पर जा रहा है ना आपका साइकिलिस्ट, वो ऐसे है, ऐसे, और इस कर्व का सेंटर यहाँ कहीं होगा, और सेंट्रल फोर्स एक्ट करता है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो रेडियस का यहाँ कहीं होगा, सेंटर वहीं कहीं होगा, तो सेंट्रल फोर्स यहाँ से एक्ट करना चाहिए। फिर वो फोर्स कहाँ से आता है साइकिलिस्ट, जो कि इसको सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसको कितना सेंट्रल फोर्स चाहिए? अभी मैंने इससे पहले आपको रिलेशन बताई ना, m स्क्वायर बाय, और इतना सेंट्रल फोर्स इसको चाहिए, वेयर m इज मास ऑफ द साइकिल प्लस साइकिलिस्ट, v इज द स्पीड, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर। तो ये सेंट्रल फोर्स आता कहां से? डिकैक्शन सेंट्रल फोर्स से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स आता कहां से है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे साइकिल पर कौन सा फोर्स। तो जब आप चलते हैं ना, आप साइकिलिस्ट हैं, आपका साइकिल है, जब आप चलते हैं तो एक फोर्स है जिसको आप बोलते हैं वेट, वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी आप याद रखिए यहाँ, साइकिल प्लस साइकिलिस्ट, तो इसका वेट होगा mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सो वेट इज अ फोर्स, लेकिन एक्ट कहां करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस साइकिल प्लस साइकिलिस्ट का वेट जो है, जरा देखिए, ये वेट जो है ये एक्ट करेगा यहां से, ये देखिए यहां से एक्ट करेगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो जब आप ऐसे जा रहे हैं ना, तो आपका वेट नीचे की जाने एक्ट करेगा। अरे वेट तो फोर्स है, फिर आप गिर क्यों नहीं जाते? तो जब कोई साइकिलिस्ट स्कूटरिस्ट कर्व को नेगोशिएट करता है तो वेट उसको नीचे की जाने खींचता है ना। फिर जब वो कर्व को नेगोशिएट करता है, क्या आपने देखा है कि साइकिलिस्ट गिर जाते हैं? नहीं ना, किसी खास वक्त हो सकता है वहां कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन जनरली जब साइकिलिस्ट बैंड करता है तो नहीं गिरता है ना नीचे, लेकिन वेट तो नीचे की जाने एक्ट करता है फोर्स। तो इसका मतलब कोई और फोर्स होगा जो इस वेट को बैलेंस करता होगा ऊपर की जाने। तो वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले न्यूटन का थर्ड लॉ अगर आप याद दिलाएंगे, उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि वॉकिंग ऑफ मैन, इंसान कैसे चलता है। क्योंकि चलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। यहाँ एक कॉट है, रुकी हुई है, कब चल सकती है? जब आप सब फोर्स लगाएंगे। एक आदमी रुका हुआ, मैं रुका हुआ यहाँ, ठीक, मैं कब चलूंगा? जब मुझ पर फोर्स आएगा। अब मैंने चलना शुरू कर दिया, क्या किसी बंदे ने मुझे पीछे से धक्का दी थी? लेकिन जब मैं चला तो फोर्स कहां से आ गया? वो चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी न्यूटन के थर्ड लॉ में, कि एक्चुअली जब आदमी चलता है तो उसका पोज जब आप देखते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो जब चलते हैं तो हम ऐसे ऐसे नहीं चलते, ऐसे ऐसे नहीं चलते। तो इसका मतलब है इस वक्त आपकी टांग जो है वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाती है? 0, स्ट्रेट, वर्टिकल के साथ 0 एंगल बनाती है। लेकिन जब आप चलते हैं ना, ये तो वाई एक्सिस है, जब आप चलते हैं आप अपनी टांग को ऐसे करते हैं, तो वर्टिकल तो अपनी जगह है ना, आपकी टांग बेंड हो गई बेस सच एंगल, देखिए
तो इसलिए जब आप चलते हैं तो आपकी टांग जो है कुछ एंगल बनाती है, किसके साथ? वर्टिकल के साथ है? तो आप जब ग्राउंड को पुश करते हैं, ऐसे जब आप चलते हैं आप ग्राउंड को पुश करते हैं, नीचे की जाए फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पर, और वहां से रिएक्शन फोर्स आता है ना अर्थ का, न्यूटन का। तो अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स अपनी टांग से लगाया तो वहां से भी 10 न्यूटन का फोर्स आएगा। रिएक्शन रिएक्शन, आपने 10 न्यूटन यहां लगा दिया, अर्थ भी आपको 10 न्यूटन का फोर्स देगा, लेकिन आपने नीचे की जाने लगाया, अर्थ आपको ऊपर की जाने फोर्स देगा, जस्ट लाइक दैट। तो ये साइकिलिस्ट भी यही करता है। जब ये साइकिलिस्ट होता है ना ऐसे, जब ये अपने आप को बेंड करता है, तो टायर के थ्रू ये फोर्स लगाता है अर्थ पर, एक्शन फोर्स, अर्थ भी वहां से फोर्स लगाएगी, दैट्स कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स डेफिनेटली आएगा यहां पर, ये देखिए, ये रिएक्शन फोर्स यहां से आएगा, इसको आप नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं ना, रिएक्शन फोर्स है अर्थ का, है? अगर मैं स्ट्रेट हूं ऐसे, अगर मैं स्ट्रेट फोर्स लगाऊंगा नीचे की जानिब तो अर्थ ऊपर की जानिब, क्योंकि जहां से यहां से आप फोर्स लगाएंगे ना अर्थ पर, अर्थ का फोर्स वहीं से आएगा। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होगी, आपने नीचे की जाना है वो तो ऊपर की जानिब होगा, लेकिन बहरहाल जिस लाइन से आप यहां से फोर्स लगाएंगे वहां से भी उसी लाइन से फोर्स आएगा। आप स्ट्रेट टांग रखेंगे तो स्ट्रेट फोर्स जाएगा अर्थ पर नीचे की जानिब, और यही इसी टांग से फोर्स आएगा ऊपर की जानिब। आप अपनी टांग को बेंड करते हैं तो आप कुछ एंगल पर फोर्स देते हैं अर्थ को, कुछ एंगल पर, थीटा एंगल पर फोर्स देते हैं अर्थ को, तो अर्थ जो फोर्स लाएगी ना वो भी इसी टांग से वापस आएगा। अब एक टांग मत मान लिया, अब आप मान लीजिए टायर। तो जब आप कर्व को नेगोशिएट करते हैं तो अपने आप को बेंड करते हैं, साइकिल को बेंड करते हैं, तो जब ये टायर ऐसे बेंड होता है ना बाय सच एन एंगल, तो ये जो आपका फोर्स है, ठीक है ना, आपका फोर्स जो साइकिल जो फोर्स लगाता है ना अर्थ पर, वो इसी टायर से जाता है, ठीक है ना, और उधर से जो फोर्स आता है इसी एंगल पर आएगा, जिस एंगल पर यहां से फोर्स गया उसी एंगल पर वहां से भी फोर्स आएगा। तो इसीलिए चूंकि ये जो आपका साइकिल है ये थोड़ा स्लांटिंगली पुश करता है ग्राउंड को, तो यहां से ये पुश करता है ग्राउंड को, तो रिएक्शन फोर्स भी वहीं से आएगा, ये आर। तो आर क्या है? रिएक्शन फोर्स आपका, बट व्हाटएवर इट इज फोर्स। अब ये फोर्स जो है आर, क्या यही फोर्स वेट को बैलेंस करेगा? नहीं, वेट तो यहां एक्ट करता है। अगर ये आपका आर यहां एक्ट करता होगा तो फिर मैं मानता कि ये बैलेंस करेगा वेट को और आपको गिरने नहीं देगा, लेकिन ये आर जो है ये बेसिकली किस एंगल पर आता है जरा देखिए। मैं यहां पर एक लाइन डालता हूं बिल्कुल एमजी के सीध में। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि यहां पर एंगल कितना है? थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है? जब आपने कर्व को नेगोशिएट किया, by how much angle the cyclist got bended from the vertical, that is the angle of bend, that is theta। और ये जो यहाँ एंगल ऑफ बैंड बन गया ना थीटा, ये भी यही थीटा बनेगा। सिंपल रीजन, ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है और ये जो एक्सिस मैंने यहाँ डाली है पैरेलल है, और ये एंगल, ये टायर आप मान लीजिए ट्रांसवर्सल है, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल बन जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन्स आर पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसे बनता है। यहाँ मान लीजिए दो लाइन्स है, या आप मान लीजिए ट्रांसवर्सल है जो आपका टायर है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये बराबर होते हैं जब लाइन्स पर। तो इसका मतलब है इफ दिस इज एंगल ऑफ बेंड, ठीक है ना, थीटा, तो यहाँ भी यही, तो इसका मतलब है आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है ना अर्थ का, वो एंगल थीटा पर ही आएगा विद द वर्टिकल, जस्ट लाइक दैट। अब ये आर है फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये आर रिजॉल्व हो जाएगा इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको पता है कि आप कैसे रिजॉल्व करते हैं किसी भी, अगर एफ फैक्टर है तो इसके हिस्से निकलते हैं एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। आर को रिजॉल्व करना है, इस आर के हिस्से निकलेंगे आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। तो साइन थीटा कहां से निकलेगा? कॉस थीटा कहां से निकलता है? जहां से थीटा होता है, तो थीटा जो कि यहां पर है ना, तो यहां से निकलेगा आर कॉस, यहां से निकलेगा आर कॉस थीटा, और यहां से जहां से थीटा नहीं है यहां से निकलेगा आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा क्या है? अरे फोर्स के कंपोनेंट है, लेकिन करते क्या है? देखिए ये आर कॉस थीटा जो है ये बिल्कुल आपके वेट के अपोजिट काम करता है। तो इसका मतलब है आपका वेट आपको गिराना चाहता है, लेकिन ये आर कॉस थीटा जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये आपकी इस वेट को बैलेंस करता है और आपको गिरने नहीं देता है जब आप बेंड करते हैं अपने आप। सो इसका मतलब है कि ये जो आर कॉस थीटा है ना, ये बेसिकली mg के बराबर होता है, नो डाउट डायरेक्शन में अपोजिट। यानी अगर आपका mg 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन का होगा, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि अगर ये 10 न्यूटन का वेट है ना, अगर ये 8 ही न्यूटन होगा फिर डेफिनेटली नीचे की चाले फोर्स ज्यादा आएगा और आप गिर जाएंगे। इसका मतलब है बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होती है, मैग्नीट्यूड में बराबर होती है।
डायरेक्शन में अपोजिट, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड में r cos थीटा mg के बराबर रखा, क्योंकि r cos थीटा आपके साइकिल के वेट को, साइकिल प्लस साइकिलिस्ट के वेट को बैलेंस करता है और आपको गिरने नहीं देता है। इससे पहले क्वेश्चन रेज हुआ था ना, जब हम बेंड करेंगे कर्व को नेगोशिएट करते तो हम गिर क्यों नहीं जाते हैं, बिकॉज ऑफ ये, क्योंकि वेट को बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट r cos थीटा, दैट इज व्हाई आपको गिरने नहीं देता है ये r cos थीटा। अच्छा, अब कर्व को नेगोशिएट करना है तो चाहिए सेंटर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है जब भी आपका कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जाए, लेकिन सेंट्रल फोर्स कहां से एक्ट करता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। कर्व कैसे है, दिखा रहा, क्योंकि आपका साइकिल आ रहा है बोर्ड से और कर्व को लेफ्ट साइड की जाने नेगोशिएट करता है इस जाने, तो ये जो कर्व ऐसे है ना, फिर तो इसका सेंटर डेफिनेटली यहां कहीं होगा, यहां तो नहीं होगा ना, वहां कहीं होगा, और रेडियस से एक्ट करेगा सेंट्रल फोर्स, यहां दिखाया है CF, तो सेंट्रल फोर्स एक्ट करेगा रेडियस से टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो r sin थीटा है ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इस कर्व की जो सेंटर है वो वहां कहीं होगा ना, तो ये सेंटर r sin थीटा जो है ये बिल्कुल रेडियस से जा रहा है और उसी सेंटर की जानिब जा रहा है, तो इसका मतलब है ये जो r sin थीटा है ना कंपोनेंट फोर्स का, यही आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, बिकॉज़ इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक ऑन व्हिच द साइक्लिस्ट इज मूविंग। सो इसका मतलब है कि ये r sin थीटा जो है कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स, it provides the necessary centripetal force for the cyclist, that is mv square divided by r, that's why मैंने r sin थीटा जो है इसको लिखा mv square by r, क्योंकि mv square by r ही centripetal force है जो आपको चाहिए। सो ये कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का r sin थीटा जो है ये आपको प्रोवाइड करता है necessary centripetal force for the cyclist to negotiate the frequency। ओके, हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है कि एंगल ऑफ बेंड कितना करना पड़ेगा, यानी जब कर्व को आप नेगोशिएट करेंगे साइकिल को तो आपको कितना बेंड करना पड़ेगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। आप जानते हैं ना कि अगर आप बहुत कम स्पीड से चल रहे हैं किसी कर्व को नेगोशिएट तो अपने आप को कम बेंड करते हैं, अगर बहुत तेज स्पीड से आप चलते हैं तो आपको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब स्पीड पर डिपेंड करेगा या और किसी चीज पर डिपेंड करेगा, तो हम एंगल ऑफ बेंड के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, थीटा के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इन्हीं दो इक्वेशंस का सहारा लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको चाहिए r sin थीटा जो है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है साइकिलिस्ट को, और r cos थीटा जो है ये साइकिलिस्ट के वेट को बैलेंस करता है, उसको गिरने नहीं देता है। ओके, मैं इन दो इक्वेशंस का डिवाइड करता हूं, ठीक है, यहां ही डिवाइड किया मैंने, लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट, r विल गो sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इक्वल्स ये होगा mv स्क्वायर बाय r, ये उल्टा मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ ऐसे आप लिखेंगे पहले mg डिवाइड बाय होगा mg है mg बाय 1, तो इसको उल्टा यहाँ ही कीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, तो उल्टा आएगा 1 बाय mg, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ मैंने उल्टा मल्टीप्लाई किया, m और m गया, सो tan थीटा किसके बराबर निकलेगा v स्क्वायर बाय rg। ओके, तो आपको थीटा चाहिए, एंगल ऑफ बेंड चाहिए, सो थीटा निकलेगा tan जब उधर लाएंगे ये बनेगा tan इनवर्स, tan ऊपर -1 ये होगा tan इनवर्स, तो साथ में रहेगा v स्क्वायर बाय rg, तो आपको एंगल ऑफ बेंड के लिए एक्सप्रेशन निकलेगी कि जब साइकिलिस्ट किसी कर्व को नेगोशिएट करता है तो बेंड क्यों करता है, पहली बात बेंड इसलिए करता है कि इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलती है एट सर्टेन एंगल, अगर ये बेंड नहीं करेगा फिर ये एंगल नहीं मिलेगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस एंगल थीटा पर मिल गया ना एंगल ऑफ बेंड पर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फिर रिजॉल्व होता है, इसके दो हिस्से बन जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और r cos थीटा जो कंपोनेंट है ये इसके वेट को बैलेंस करता है। अब आप में से कोई कहेगा सर ठीक है, अगर बेंड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर साइकिलिस्ट कर्व को नेगोशिएट करते करते बेंड नहीं करेगा, मैं कहता हूं कि अगर बेंड नहीं करेगा फिर ये कर्व को सेफली नेगोशिएट नहीं कर सकता है, ये फिर सिक्योर हो सकता है और खाई में गिर सकता है, जस्ट लाइक अगर ये बहुत बता, क्यों जरा देखिए, चलो हम मानेंगे साइकिलिस्ट ने बेंड नहीं किया, अगर बेंड नहीं किया व्हाट विल बी थीटा, फिर साइकिलिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होगा, वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगा, जीरो, फिर एंगल ऑफ बेंड नहीं बनेगा, तो अगर साइकिलिस्ट बेंड नहीं करेगा तो थीटा होगा 0, जब थीटा 0 होगा मुझे बताइए ये r sin थीटा कितना होगा,
ये आर साइन थीटा होगा उस वक्त जो सेंट्रिपेटल फोर्स देता है ना, वही आर साइन थीटा यही देता है ना, यही आर साइन थीटा देता है सेंट्रिपेटल फोर्स। ये आर साइन थीटा उस वक्त क्या होगा, ये होगा आर साइन थीटा के बदले 0। अगर साइकिल से बेंड नहीं करेगा, व्हाट इज साइन 0, दैट इज 0, 0 into r is 0, तो ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो सकता है, तो फिर सेंट्रिपेटल फोर्स 0 होगा। तो जब सेंट्रिपेटल फोर्स नहीं होगा ना पार्टिकल पर, कर्व को नेगोशिएट नहीं कर सकता है। सो दैट इज व्हाई अगर कोई, ठीक है ना, अपनी चालाकी करेगा, कोई कर्व है, कोई साइकिल से आ रहा है, वो कहेगा मैं बेंड नहीं करूंगा, बहुत तेज स्पीड से आ रहा है, कर्व को नेगोशिएट कर रहा है, वो कहता है मैं बेंड नहीं करूंगा, स्ट्रेट जा रहा है। जब वो स्ट्रेट जा रहा है, बेंड नहीं करता है, तो वो कर्व को नेगोशिएट करने के बजाय सीधे जाएगा खाई में, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि उसको ये सेंट्रल फोर्स तो नहीं मिलेगा अगर ये अपने आप को बेंड नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई बेंडिंग मस्ट है, क्योंकि बेंडिंग की वजह से ही सेंट्रिपेटल फोर्स मिलता है साइकिलिस्ट को, और इसका एक कंपोनेंट आर का सेटा इसके राइट को बैलेंस करता है, उसको गिर नहीं देता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइकिलिस्ट को क्यों बेंड करना है, क्योंकि बेंडिंग की वजह से ही इसको सेंट्रल फोर्स मिलता है। अगर बेंड नहीं करेगा तो इसको सेंट्रल फोर्स 0 मिलता है, ये देखिए मैंने दिखा दिया। और जब सेंट्रल फोर्स 0 मिल गया तो सेंट्रल फोर्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि साइकिलिस्ट जो है वो कर्व को नेगोशिएट कर सकता है सेफली, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, अब ये थीटा जो है ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली डिपेंड करता है स्पीड पर, यानी स्पीड ज्यादा होगी तो बेंड ज्यादा करना पड़ेगा, स्पीड कम होगी तो बेंड, क्योंकि थीटा डायरेक्टली डिपेंड करता है v स्क्वायर। और यही चीज इससे पहले भी आपने देखी, मैंने कहा कि अगर आप ही मान लीजिए आप साइकिल पर है, जब साइकिल पर है तो क्या होता है, अगर आपकी स्पीड कम है तो जब आप कर्व को नेगोशिएट करते हो तो आपको बहुत कम बेंड करना पड़ेगा। अगर उस साइकिल की स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप खुद ही देखिए, जब आप बहुत ज्यादा स्पीड से कर्व को लेते हो तो आपको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन से भी साबित है कि एंगल ऑफ बेंड जो है ये डिपेंड करता है स्पीड के साथ, यानी स्पीड ज्यादा होगी तो बेंड ज्यादा करना पड़ेगा, स्पीड कम होगी तो बेंड कम करना पड़ेगा। तो स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपको बेंड ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, एक और चीज, ये थीटा जो है ये इनवर्सली डिपेंड करता है आर पर। जी मान लीजिए किसी प्लेस पर कांस्टेंट होता है तो जी पर ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। सो थीटा जो है ये डिपेंड करता है इनवर्सली आर पर। इनवर्सली का मतलब है अगर रेडियस जिस ट्रैक पर आप जा रहे हैं, अगर उसका रेडियस ज्यादा होगा तो आपको बेंड कम करना पड़ेगा, अगर उसका रेडियस कम होगा तो आपको बेंड ज्यादा करना पड़ेगा। और ये हाल है जनाब अली इसका कि ये भी एक कर्व है और ये भी एक कर्व है। आप मुझे बताएंगे अगर आप एक साइकिलिस्ट है, किसी स्पीड से जा रहे हैं, उसी स्पीड से यहां भी जा रहे हैं, इसी स्पीड से यहां भी जा रहे हैं, ये शार्प कर्व है ऊपर वाले। शार्प का मतलब है रेडियस कम है, इसका सेंटर यहां कहीं होगा ना, यहां, तो रेडियस देखिए बहुत कम होगा। इसका सेंटर यहां कहीं होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, इसका रेडियस कम, इसका रेडियस ज्यादा। मान लीजिए एक ही स्पीड से आप इन दो कर्व्स पर जा रहे हैं, तो अगर शार्प कर्व है तो शार्प कर्व पर आपको बेंड ज्यादा करना पड़ेगा। तो शार्प कर्व के लिए आर कम है, जब आर कम है ना, ये देखिए, तो आपको थीटा ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्सली इस पर डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई व्हेन नेगोशिएटिंग ए शार्प कर्व, आर इज स्मॉल, व्हेन आर इज स्मॉल द एंगल ऑफ बेंड शुड बी मोर। सो दैट्स व्हाई शार्प कर्व पर आपको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। और अगर फ्लैट कर्व है, फ्लैट यानी उसका रेडियस ज्यादा है, जब उसका रेडियस ज्यादा है तो आपको एंगल ऑफ बेंड कम करना पड़ेगा। तो फ्लैट कर्व पर अगर फ्लैट कर्व है, बड़ी कर्व, उसका रेडियस ज्यादा होता है और आपको बेंड कम करना पड़ेगा। और अगर शार्प कर्व है तो आपको बेंड ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए आर कम है ना, एंगल ऑफ बेंड है ज्यादा होता है ना। तो इस तरह आपने देखा कि एंगल ऑफ बेंड जो है ये स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली मोर स्पीड मोर बेंड, लेस स्पीड लेस हैज टू बेंड द साइकिलिस्ट। तो आप याद रखिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वेश्चन में, कि एंगल ऑफ बेंड डिपेंड करता है स्पीड पर। स्पीड बदल जाएगी, एंगल ऑफ बेंड बदलना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट। सो ये स्पीड, ये जो एंगल ऑफ बेंड है ये यूनिवर्सली डिपेंड करता है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक पर। More the radius of circular track, less is the angle of bend, less the area of circular track, more is the angle of bend. So this is why a cyclist bends and what is the expression for angle of bend. और आप याद रखिए कि एक्चुअल में अगर आप एंगल ऑफ बेंड निकालना चाहते हैं, आप स्पीड सब्स्टिट्यूट कीजिए रेडियस और जी। तो एक्चुअल अगर आप एंगल ऑफ बेंड आपको मिला 40 डिग्री, एक एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है इस कर्व को नेगोशिएट करने के लिए आपको 40 डिग्री बेंड करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत में आप 40 से कम करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी कुछ मदद करता है एंगल ऑफ बेंड अचीव करने में, सॉरी फ्रिक्शन भी कुछ मदद करता है ये सेंट्रिपेटल फोर्स अचीव करने में, तो वो हमने कंसिडर नहीं किया। तो इसलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में जो आप एंगल ऑफ बेंड यहाँ आपको मिलेगा, प्रैक्टिकली आपको एंगल ऑफ बेंड थोड़ा उससे कम करा, क्योंकि हमने यहाँ फ्रिक्शन को इग्नोर किया है, क्योंकि फ्रिक्शन भी इस सेंट्रिपेटल फोर्स को कंट्रोल करेगी, वो हमने इग्नोर ही किया। तो हकीकत में एंगल ऑफ बेंड जो यहाँ निकलेगा
प्रैक्टिकली एंगुलर बेंड उससे थोड़ा काम होगा। वो तो दूसरी बात है। तो एंगुलर बेंड के लिए एक्सप्रेशन जो हमने आपको दिखा दी, तो दिस एंगुलर बेंड अचीव्ड बाय साइक्लिस्ट और टूरिस्ट व्हाइल नेगोशिएटिंग ए